गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 18th ऑफ जुलाई और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग 7 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है INS तेग, यानी कि जो इंडियन नेवल शिप है तेग, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आता है चेनाब रिवर और चेनाब वैली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी रिसेंटली देखने को मिली है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें कई सारे इंडियन सिटीजन्स की जो है डेथ भी हो चुकी है, कई डिफेंस पर्सनल जो है मार्टिर हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से लोकेशन बेस्ड, यानी कि जो मैप बेस्ड जो लोकेशंस होती है वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्पल के बारे में, विट्ठल रुक्मई टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे हुआ था अभी रिसेंट एक फेस्टिवल, उसके बारे में बात करेंगे। आर्बिट्रिज 2 रॉकेट के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि नासा बहुत जल्दी कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है मून के ऊपर, तो उसको लेके कुछ टेस्टिंग चल रही है। तो आर्बिट्रिज 2 रॉकेट के बारे में बात करेंगे साइंस एंड वाले सेक्शन से। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। येलो लेगेड बटन क्वेल, आपको अच्छे से पता है कि हमेशा कोई भी नया स्पीसीज डिस्कवर होता है, कहीं पे स्पोर्ट किया जाता है, तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है। तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाले सेक्शन से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा तांती तंतुआ, इस बार 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस सेक्शन से क्वेश्चन आया है, क्योंकि जो मेती ट्राइब है वो न्यूज में था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सवाल आया था एग्जाम में। और तांती ततुआ ये एक ट्राइब है, ट्राइब नहीं है, बेसिकली एक कम्युनिटी है जो थोड़ा सा न्यूज में है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे वर्डिक्ट आया है, तो उस पर्सपेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये रहने वाला है। चलिए तो सीधा करते हैं काम की बात। और एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सी न्यूज आ रही है, काफी अनफॉर्चुनेट है बेसिकली। एक ऑयल टैंकर था, अभी तो था ही बोलेंगे क्योंकि वो अभी मिल नहीं रहा है बेसिकली। तो एक ऑयल टैंकर था जो कि इंडियन ओशन के अंदर मिडल ईस्ट कंट्री से कुछ, ओमान बेसिकली, वहां से ऑयल लेके आ रहा था, नेचुरल गैस वगैरह भी थी उसके अंदर थोड़ी सी। वो कैप्साइज हो गया, टूट गया, डूब गया, और उस ऑयल टैंकर में टोटल 16 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 13 क्रू मेंबर इंडियंस थे और 3 क्रू मेंबर वो श्रीलंकन थे। अभी वो मिल नहीं रहे हैं, तो उनको ढूंढने के लिए हम लोगों ने चलाया है मिशन। थोड़ा सा तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये जो जहां पे वो टैंकर डूबा है वो 20 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट ऑफ रास माद्रेक बीच है, जो कि ओमान के ऊपर पड़ता है, और इस बीच का काफी यूज किया जाता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो ये जो रेस्क्यू मिशन भी नहीं कहेंगे इसको, हम लोग सर्च ऑपरेशन कहेंगे बेसिकली। तो इस सर्च ऑपरेशन को करने के लिए इंडियन नेवल शिप तेग का यूज किया गया है, जो उसको वहां पे जाके बेसिकली ढूंढने का काम करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा INS तेग के बारे में पता होना चाहिए। कल वाली जब क्लास हम लोगों ने की थी, वहां पे भी आपको तलवार क्लास फ्रिगेट के बारे में बताया था, और जो INS तेग है ये भी तलवार क्लास फ्रिगेट के अंदर ही आता है। फ्रिगेट का मतलब होता है वॉरशिप, यानी कि ऐसा शिप जो वॉर के समय में काम आता है एनिमी से लड़ने के लिए। इसमें बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, उसी में से एक आता है INS तेग। तो ये जो तलवार क्लास फ्रिगेट है, देखिए वॉरशिप मतलब ये एक सीरीज है वॉरशिप्स की, एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं। जैसे आप देखें जो तलवार क्लास फ्रिगेट होती है, फ्रिगेट मतलब लाइक वॉरशिप की कम्युनिटी है ये क्लास, जिसके अंदर तलवार, त्रिशूल, टाबर, तेग, तरकश और त्रिकंड आते हैं। याद रखना, ये मैंने को कल भी बताया था तेग के बारे में। तो आज इस तेग का हम लोग यूज कर रहे हैं एक सर्च ऑपरेशन के लिए। तो तेग क्या है? तलवार क्लास वॉरशिप है, फ्रिगेट है। रशिया ने इसको बनाया था, ठीक है। तो रशिया की एक शिप यार्ड है, यंत्र उसको कहते हैं, वहां पे इसको बनाया गया था। इंडियन नेवी को 2012 में इसको दिया गया था, और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिस पे काम करता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये शिप्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जो एनिमी के रडार होते हैं इनको पकड़ नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनकी जो नॉइस होती है, देखिए पानी में चलता है ना, तो जो दुश्मन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो साउंड से इस शिप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बेसिस पे बनाया गया है, इसके अंदर नॉइस बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से दुश्मन के जो रडार हैं वो इसको पकड़ नहीं पाते हैं। सबसे खास बात, INS तेग के ऊपर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी लगाया गया है, मतलब ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है उस केस में। हालांकि हमारा जो तलवार क्लास फ्रिगेट है, सभी में लगभग हम लोगों ने ब्रह्मोस को ऐड यहाँ पे किया हुआ है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा चेनाब वैली के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं, रिसेंटली देखा गया है
के पीर पंजाल वैली में, चेनाब वैली में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। यूजली 2024 के इलेक्शन के बाद से कई सारे टेररिस्ट अटैक वहाँ पे देखने को मिले हैं, और अनफॉर्चुनेटली जिसमें कई सिटीजन्स, कई डिफेंस पर्सनल की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा ज्योग्राफी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चेनाब वैली के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है बेसिकली चेनाब वैली है, राइट। और इसको आप ड्रेनेज सिस्टम वाले सेक्शन से कर सकते हैं, हमारे ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। तो जो चेनाब वैली है कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन में पड़ती है। चेनाब वैली कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, ये एक नॉन ऑफिशियल टर्म है, जहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, ये आती हैं। कभी कभी यहां पे रेसी डिस्ट्रिक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। और याद रहे आपको, रेसी वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे रिसेंटली लिथियम के बहुत बड़े रिजर्व्स को डिस्कवर किया गया था, जिसके लिए कुछ अभी बेसिकली सरकार इसके लिए कुछ ना अलोकेशन वगैरह भी कर रही है प्राइवेट कंपनीज को। तो ये डोडा में कुछ टेररिस्ट अटैक यहाँ पे हुए हैं, तो थोड़ा आपको इसको याद रखना है। चेनाब वैली मिडिल और ग्रेट हिमालय के बीच में पड़ती है। आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो इंडिया है, बेसिकली अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें तो हमारे यहाँ पे क्या है ना, 3 हिमालयन रेंज होती हैं, राइट। सबसे ऊपर एक हमारी होती है हिमाद्री, जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर हमारे पास मिडिल हिमालय आता है, उसके बाद हमारे पास शिवालिक आता है। 3 रेंज हमारे पास होती हैं। तो मिडिल और ग्रेट हिमालय मतलब जो सबसे ऊपर वाला है और सबसे जो बीच वाला है, इसके बीच में पड़ती है आपकी चेनाब वैली। ये आपको याद रखना है। यूपीएससी में वो क्या बोलेगा, मिडिल एंड शिवालिक, ऐसे कंफ्यूज करता है। तो मिडिल और ग्रेट के बीच में पड़ता है आपका चेनाब वैली, ठीक है। ये साइज्मिक जोन है, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह खूब सारे आते हैं। वैसे पूरे हिमालय में ही अर्थक्वेक आते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि इंडियन जो प्लेट है वो तिब्बतन प्लेट के नीचे जा रही है, और जहाँ पे 2 प्लेट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो नेचुरली वहाँ पे अर्थक्वेक आते ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर्म में वहाँ से एनर्जी रिलीज होती ही है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। दूसरा आता है पीर पंजाल रेंज। देखिए जो मिडिल हिमालय है ना, इसका कोई एक नाम नहीं है। मिडिल हिमालय एक जनरल टर्म होती है, लेकिन अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे J&K के अंदर इसको हम लोग पीर पंजाल कहते हैं, ठीक है। कहीं पे इसको हम लोग हिमाचल कहते हैं, कहीं पे इसको हम लोग मसूरी रेंज कहते हैं, कहीं पे नाग टिब्बा कहते हैं, अलग अलग जगह पे कहीं पे महाभारत रेंज कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो ये पीर पंजाल बेसिकली मिडिल हिमालय का ही पार्ट है, एक तो अपने याद रखना है, मिडिल हिमालय का पार्ट है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के साउथ वेस्टर्न हिस्से में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में पड़ता है। ये 2 चीजें आपने बहुत याद रखनी है। एग्जाम में वैसे गलती आपको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, नॉर्थ वेस्ट की जगह साउथ वेस्ट करेगा, साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट करेगा। आपने थोड़ा ध्यान रखना है। पीर पंजाल रेंज का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी आता है। हालांकि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान कर रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा याद रखना आपने। पीर पंजाल इज द लार्जेस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ द मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय मतलब जो बीच वाला हिमालय, उसकी लार्जेस्ट और वेस्टर्न मोस्ट रेंज पड़ती है। कई तरह के इंपॉर्टेंट पासिस यहाँ पे हैं। पासिस आप समझते हो, जो कि माउंटेन रेंज होती है, उनके बीच में जो रास्ता होता है बेसिकली, ठीक है, पाथ होता है, जो क्रॉसिंग वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है, जहां से रिवर्स वगैरह भी निकलती हैं, उसे यूजली हम लोग पास कहते हैं। तो यहाँ पे पीर पंजाल पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और बनिहाल पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो रिवर्स यहाँ पे हैं वो है आपकी नीलम, जिसे किशन गंगा कहते हैं, रावी और ब्यास। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। विठल राखुमई टेम्पल। तो अभी कल की बेसिकली बात है, ये 17 जुलाई को कल थी आषाढ़ की एकादशी। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए व्रत भी रखा था, फास्ट भी रखा था। मेरी मदर ने खुद इसके लिए फास्ट रखा था, आपने शायद रखा होगा आपके फैमिली में भी। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑस्पिशियस डे होता है, और जो विठल रुखुमई टेम्पल है वहां पे बहुत जोर शोर से जो है वो इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है। कहां पे है? सोलापुर के अंदर है। जो है पंधारपू, ठीक है, नाम की जगह पे है। और जो हिंदू डेटी है विठल, विठल मतलब ये जो लॉर्ड कृष्णा है, विष्णु है, उनके ही एक रूप माने जाते हैं लॉर्ड विठल। तो वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। जो रिवर यहाँ पे पड़ती है चंद्रभागा, जिसे भीमा रिवर भी कहते हैं, उसके बैंक पे है। कौन से स्टेट में पड़ती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका, नीचे कमेंट में बताएं। भीमा कोरेगांव केस बहुत फेमस रहा, वो भी बेसिकली इसी जगह पे पड़ता है। और जो रखुमाई देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया ना, रखुमाई, रखुमाई क्या है? रखुमाई बेसिकली जो उनकी वाइफ है कृष्ण जी की,
जिसका नाम वैसे रुक्मणी होता है, ठीक है, तो उनको रुखुमाई भी वहां पे कहा जाता है। तो ये थोड़ा अपने याद रखना है। तो कई बार सिंपली से पूछ लेता है वो कि ये जो टेम्पल है वो कौन से गॉड को या कौन से डेटी को डेडिकेट किया गया है, तो ये कृष्णा, विष्णु और रुक्मणी। तो एग्जाम्पल में आपको जो है शिव दे देंगे, शक्ति दे देंगे, इस तरह के ऑप्शन आपको दे सकते हैं। और टेम्पल आर्किटेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के लिए हमेशा रहा ही है। तो देखिए हमारे पास 3 बेसिक टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइप्स होते हैं। एक होता है नगरा स्टाइल जिसको बोलते हैं, जो यूजुअली नॉर्थ इंडिया में यूज़ किया जाता है। इसकी भी अलग अलग वेरिएशंस हैं। हिमाचल में अलग वेरिएशन है, वेस्ट बंगाल में थोड़ी सी अलग वेरिएशंस रहती है, जे-एंड-के में थोड़ी अलग वेरिएशंस रहती है। बट उन सभी को हम लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं, उसे नगरा स्टाइल कहते हैं। जिसमें बेसिकली जो सैंक्टम होता है, जो गर्भगृह होता है, उसके ऊपर सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है और ये थोड़ा सा हायर अपलिफ्टेड पार्ट के ऊपर बनाया जाता है। फिर एक आता है आपका दक्षिण इंडिया के अंदर, मतलब साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जहां पे जो द्रविडियन स्टाइल उसको बोलते हैं, वहां पे जो मेन डेटी होती हैं, जहां पे सैंक्टम होता है, यानी कि जहां पे गर्भगृह होता है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग होती है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग नहीं होती है। बल्कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वहां पे गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गेट होते हैं, इसे गोपुरम कहते हैं। और सदर्न इंडिया में कॉन्सेप्ट ये होता है कि मंदिर के अंदर ही सिटी होता है, मंदिर के अंदर ही गांव होता है, अंदर 4 दीवारी के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था पहले। तो ये 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जहां पे नगरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल को मिक्स किया जाता है, उसे वेसरा स्टाइल कहते हैं, राइट। और इनकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग वेरिएशंस रहती हैं। तो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है विट्ठल के अंदर, इसे जो है हेमदापंथी आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है, जो यूजुअली डेक्कन रीजन के अंदर ज्यादा प्रेवलेंट है। तो ये बेसिकली द्रविडियन सिस्टम के थोड़ा ज्यादा क्लोज रहता है। यहाँ पे ब्लैक स्टोन का यूज किया जाता है, यहाँ पे किसी तरह का लाइम, मोर्टार, चूना वगैरह वो यूज नहीं किया जाता है। ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। और इसी वजह से इन टेम्पल्स की एज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो मोर्टार होता है, मोर्टार की एज ज्यादा नहीं होती है, तो कुछ सालों के बाद वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टोन का डायरेक्ट यूज किया गया है, ये थोड़ा आपने याद रखना है। टेम्पल is in the shape of an open hole where 16 pillars of the stone support a flat roof। इसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूं, ये देखिए जरा, ये फ्लैट रूफ है और इसके नीचे अगर आप जाओगे ना, 16 पिलर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपने ध्यान देना है इसके उसके बारे में। उसके अलावा जो मेन श्राइन है, आप यहाँ पे क्लियरली देखें, ये जो मेन श्राइन है, ये वाली जो कि सैंक्टम के ऊपर है बिल्कुल, मेन श्राइन जो है वो 5 स्टोरी बिल्डिंग है और पिरामिडियल गन स्पायर, मतलब पिरामिड जैसा देखने को लगता है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको बनाया गया है। तो ये थोड़ा थोड़ा अपने याद रखना है। आषाढ़ एकादशी थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कब आता है कब नहीं आता है, ठीक है। तो वर्कारी स्टार्ट मार्चिंग फ्रॉम देयर होम्स टू टेम्पल टू द पंडीपुरा इन ग्रुप कॉल्ड डिंडी। तो बेसिकली जो यात्रा होती है बेसिकली उसे डिंडी कहते हैं, जो कि मंदिर में पहुंचती है, ठीक है। इसको कई दिन तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है और फाइनली जो है वो आषाढ़ की एकादशी वाले दिन ये बेसिकली खत्म होता है। तो जो भक्ति ट्रेडिशन जो हिंदुइज्म के अंदर आया था मिडिल एजेस के अंदर, तब से जो है इसको हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि यह टेम्पल भीमा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो थोड़ा सा भीमा रिवर के बारे में पता होना चाहिए। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है। इट राइजेज इन द भिम्बशंकर हाइट्स इन द वेस्टर्न घाट, ये ठीक है। तो ऑब्वियसली जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है वो मोस्टली रिवर्स कहाँ से निकलती हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। कुछ रिवर वेस्ट की तरफ चली जाती हैं, ठीक है, जैसे वेस्टर्न घाट है, तो कुछ रिवर ईस्ट की तरफ और कुछ रिवर वेस्ट की तरफ चली जाती हैं। कोई भी रिवर वेस्टर्न घाट को क्रॉस नहीं करती है, इसलिए वेस्टर्न घाट को एक तरह से परफेक्ट वाटर डिवाइड कहा जाता है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान देना है। उसके अलावा कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, सीना, नीरा वगैरह, ये थोड़ा आपने याद रखना है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ें। नासा तैयारी कर रहा है मून के ऊपर इंसानों को भेजने की, ठीक है, एक प्रॉपर क्रू, एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की। हालांकि पहले भी हम लोग 12 मिशन कर चुके हैं, अब तक 12 मिशन नासा कर चुका है, लेकिन वो 1960-70s की बात है। अब दोबारा से हम लोग मून के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इंसानों को भेजना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज गए परसों वापिस आ गए, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर कॉलोनी एस्टेब्लिश करेंगे ताकि कुछ क्रू मेंबर्स मून पे रहें, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, फिर वो वापिस आएंगे, दूसरे चले जाएंगे। तो एक तरह से एलियन हम लोग बनने वाले हैं। तो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए टेस्टिंग की जा रही है। तो एक अभी जो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है।
4 astronauts will venture around the moon on the Artemis 2, the first crewed mission of the NASA's path to establish long-term presence। याद रखना है, एग्जाम में वो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म देगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। तो ये आर्टेमिस 2 जो रॉकेट है, ये 4 लोगों को लेके जाएगा। ये लोग क्या करेंगे, मून के चारों तरफ घूमेंगे। ठीक है, देखिए हमारी अर्थ है, वो ऐसे जाएगा, मून के चारों तरफ घूमते हुए वापिस आएगा अर्थ के ऊपर, तो पैसिफिक ओशन के अंदर फाइनली वो आएगा। तो ये 8 की शेप जो है वो बनाएगा, अर्थ से जाएगा फिर वापिस आएगा, लाइक दिस 8 की शेप में आएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आपने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। ये जो ह्यूमन जाएंगे, मतलब 4 जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, फिलहाल ये 8 से 10 दिन का मिशन होने वाला है, तो ये थोड़ी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद में परमानेंट हम लोग एक ग्रुप को भेजने वाले हैं जो वहां पे काफी लंबे समय तक रहेंगे। इतना आपको याद रखना है। जो स्पेस क्राफ्ट हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं उसका नाम है ओरियन। जो रॉकेट हम लोग यहां पे यूज करेगा नासा, वो है SLS रॉकेट। बहुत एडवांस रॉकेट है, बहुत हैवी रॉकेट होता है, ठीक है, हैवी लिफ्टिंग कर सकता है, क्रू मेंबर को भी लेके जाएगा, कार्गो को भी लेके जाएगा, भाई खाने पीने का सामान है वो भी तो लेके जाना पड़ेगा ना, वो सब ले सकता है। और ये बहुत ही हाईली एडवांस है, मतलब जब वो वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तो वो सेफली आ सकें, उस सारी चीजों के लिए तैयार रखा हुआ है। और इस मिशन के अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम एक महिला को मून के सरफेस के ऊपर भेजने की तैयारी चल रही है। ठीक है, कहां से भेजा जाएगा, फ्लोरिडा में, अमेरिका में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से इसको बेसिकली भेजा जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया, 8 की शेप में इस तरह से वो ग्रुप में जाएगा। तो पहले तो वो अर्थ के जो हमारा ग्रेविटी है उसको क्रॉस करके मून की ग्रेविटी के अंदर एंट्री करेगा, और जब वो मून के चारों तरफ चक्कर काटेगा इस तरह से, तो वापिस वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर एंट्री करेगा। और वापिस आते समय इसको किसी प्रोपल्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अर्थ की ग्रेविटी से खुद ही आ जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और इसकी वजह से फ्यूल की बहुत बचत हो जाएगी। तो ये टेस्टिंग अभी चल रही है, लेट्स सी। और ये टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल होती है, बहुत ही जल्दी अगले 2-3 साल में हमें दोबारा से मून के ऊपर इंसानों को देखने को मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है आगे, और लेट्स होप कि ये सक्सेसफुल रहे। आगे बढ़े। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि देखिए हर महीने, हर 2 महीने के बाद ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह ये प्रोजेक्शंस इशू करते हैं कि भैया वर्ल्ड की जो GDP ग्रोथ है वो कितनी होगी, इंडिया की कितनी होगी, चाइना की कितनी होगी। तो हर महीने आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी वो 7% बोलेंगे, कभी 7.2% बोलेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन जो इस रिपोर्ट को इशू कर रहा है। तो यहां पे एशियन डेवलपमेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह कहा है भैया 7% की रेट से इंडिया की GDP ग्रो करेगी, जो कि अच्छी बात है, वर्ल्ड एवरेज से तो बहुत ज़्यादा है। और इंडिया दुनिया की कुछ ऐसी कंट्रीज में गिना जा रहा है जहां पे सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ फिलहाल है। डेवलपिंग कंट्री है तो ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्री में ग्रोथ यूजली ज़्यादा रहती ही है। एनीवेज, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ये 1966 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रीजनल है। जब ब्रेटन वुड्स बनाया गया था तो वहां पे हम लोगों ने बनाया, IMF बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, ठीक है, वो जो कि वर्ल्ड की मोस्टली कंट्री उसके अंदर आती हैं, लेकिन ये रीजनल है। आपसे एग्जाम में भी ऐसा पूछ सकता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पूछेगा आपसे भाई जो ब्रेटन वुड्स को जो मीटिंग हुआ था वहां से कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस निकले थे, तो उसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, ये आपने याद रखना है। फिलीपींस मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जापान और अमेरिका इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। चाइना, इंडिया का भी 6.3% का है, ऑस्ट्रेलिया का 5.7% का है। यूजुअली जो दूसरे बैंकों के काम होते हैं लगभग वो भी इसके ही होते हैं, लोन देना, ग्रांट्स देना, टेक्निकल असिस्टेंस देना, गवर्नमेंट को एडवाइस देना, वो सब जो IMF करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, लगभग वो भी यही करता है। 68 मेंबर इसके अंदर हैं, जहां पे 49 मेंबर जो है एशिया और पैसिफिक रीजन से हैं। ये आपने ध्यान देना है। एशियन डेवलपमेंट का नाम के अंदर ही एशिया लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा फोकस एशिया और पैसिफिक है, एशियन कंट्रीज बेसिकली। यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है, ये आपने थोड़ा याद रखना है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, वो सब करते हैं। एक जो मेजर फंक्शन होता है एशियन डेवलपमेंट का, वो है ग्रीन फाइनेंसिंग, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट
जहां पे ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, उनको बहुत अच्छे से फंडिंग करता है। इंडिया में बहुत सारी फंडिंग इस तरह से इसको मिली भी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया को मिला है। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक आता है वो है येलो लेगेड बटन क्वेल। तो इसका थोड़ा सा पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। जो छोटा सा साइज होता है इसका, लाइक अ स्पैरो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड है। तो माइग्रेटरी स्पीसीज जो भी होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अहमदाबाद सिटी में इसको स्पोर्ट किया गया है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए। तो इट इज ए बटन क्वेल, वन ऑफ द स्मॉल फैमिली ऑफ द बर्ड्स विच रिजेंबल्स बट आर अनरिलेटेड टू द ट्रू क्वेल। जो ट्रू क्वेल होते हैं जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये दिखने में तो उनके जैसे लगता है, बेसिकली उनके से रिलेटेड होता नहीं है। ये स्पैरो जैसा भी लगता है, लेकिन ये जो साउंड इसका होता है वो काफी ज्यादा लाउड होता है एज कंपेयर टू आवर स्पैरो। यहाँ पे जो फीमेल है वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती हैं, और फीमेल का जो कलर है वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट होता है एज कंपेयर टू मेल्स। IUCN में देखा जाए तो लीस्ट कंसर्न की सिचुएशन में रखा गया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो लगभग थ्रू आउट इंडिया ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन इनको कभी कभी सपोर्ट किया जाता है। आगे बढ़े, तांती तंतुआ ये क्या है? बेसिकली एक कम्युनिटी है जो कि ऑल ओवर इंडिया अलग अलग उसमें पाई जाती है, और बिहार के अंदर इनको शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया था बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है साफ साफ कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको कोई अधिकार नहीं है किसी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करना, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे किया जाता है। लेकिन इनिशिएटिव तो स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, कैबिनेट का और प्रेसिडेंट का ही होता है। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में यहां से सवाल भी आ चुका है। तो जब इस कम्युनिटी को जो तांती तत्वा कमेटी है शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया, मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, और अभी सुप्रीम कोर्ट में बाद में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आर्टिकल 341 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स किसी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वीविंग कम्युनिटी है, क्लॉथ मर्चेंट होते हैं इन कम्युनिटी के लोग, और हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये जो कम्युनिटी है इनका कोई एक अलग से बिलीफ नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर गॉड को मानते होंगे या पर्टिकुलर जो है कल्चर प्रैक्टिस करते होंगे, नहीं। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इस कम्युनिटी का नाम दिया गया है रादर देन बिलीव। और इसीलिए ये जो कम्युनिटी है वो आपको बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बिलीफ बेस्ड कम्युनिटी नहीं है, ऑक्यूपेशन बेस्ड कम्युनिटी है। तो कोई भी कम्युनिटी का इंसान अगर वो वीविंग करता है, क्लॉथ मर्चेंट है, तो उसको आप इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। तो ऐसे जो है बेसिकली वो शुरुआत हुई थी। और ये जो वर्ड है तंतुआ, ये बेसिकली ओडिया वर्ड से लिया गया है। तंता, तंत जिसको बोलते हैं, उसका नाम होता है लूम, तो इसलिए यहां से जुड़ा हुआ है। गुजराती, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, ओडिया, असामीज लैंग्वेज अलग अलग जो है इनके द्वारा यूज की जाती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यही है कि जो ये कम्युनिटी होती है वो ऑक्यूपेशन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है रादर देन बिलीफ बेस्ड। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो आई थिंक आज के काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो आज की सभा यहीं पे करते हैं समाप्त। और मैंने कल कमेंट्स पढ़ रहा था तो कई बच्चे पूछ रहे थे सर मेंस वाले टॉपिक कभी आएंगे। अभी मेंस वाले टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मे बी सैटरडे से या फिर नेक्स्ट मंडे से रेगुलरली आपको मेंस वाले टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बनाना होता है, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। टीम उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो स्टार्ट एक बार हो जाएगा तो रेगुलरली आपको मेंस वाली वीडियोस भी यहाँ पे मिलेंगी। प्रीलिम्स वाले 6-7 टॉपिक जो आज हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, ये अलग अलग सोर्सेज से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कई सारे सोर्सेज बेसिकली हम लोग इसको लेके आते हैं। तो एक जनरल सा अच्छा टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस में हम लोग जाते नहीं हैं। एक बार मेंस वाले टॉपिक आने दो, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो आज यहीं पे एंड करते हैं इस सभा को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।